ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग 8वें दिन भी जारी है। गुरुवार को जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी, उससे इजराइल को भयंकर नुकसान भी हुआ है। यहाँ तक कि ईरान के इन हमलों में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जो कहीं न कहीं इजराइल के लिए एक बड़ा झटका और बड़ा नुकसान भी है। ईरानी हमलों के बाद से ही इजराइल भड़का हुआ है और बदला लेने की बात बोल रहा है। बावजूद इसके ईरान बिना किसी खौफ के इजराइल पर बैक टू बैक मिसाइलें दाग रहा है। जी हाँ, ईरान की तरफ से मिसाइलों की 14वीं लहर दागे जाने के बाद एक बार फिर इजराइल के आसमान में रोशनी छा गई थी। ईरान के गार्ड्स ने 19 जून की सुबह इजराइल पर 14वीं लहर के हमले किए, जिससे पूरा इजराइल ही हिल गया। ईरान के इन हमलों का लक्ष्य IOF का C4I मुख्यालय और गाव याम टेक पार्क में केंद्रीय खुफिया भवन था। IRGC ने 19 जून के हमले से ठीक पहले ईरानी मिसाइलों के आसमान से गुजरने का एक वीडियो भी जारी किया था। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने इस नए हमले में इजराइल पर कम से कम 10 मिसाइलें दागी हैं। कई इलाकों में सायरन बजने लगे। इजराइल में मिसाइलों ने कई स्थानों पर हमला भी किया। IDF ने लोगों से होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने का अनुरोध भी किया है। गुरुवार को ईरान की तरफ से सैन्य खुफिया परिसर के पास सोरोका मेडिकल सेंटर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिससे अस्पताल को काफी नुकसान भी पहुंचा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए भी नजर आए। खबर यह है कि इस हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद खुद नेतन्याहू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों से हुए नुकसान का निरीक्षण भी किया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और ईरान को इस हमले का जवाब देने की चेतावनी भी दी। इस हमले को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, हमले में इजराइल सैन्य और खुफिया ठिकानों को सटीक रूप से नष्ट किया गया है। इसके साथ साथ ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि अस्पताल को हुआ नुकसान सतही था। इजराइल पर किए जा रहे हमलों को लेकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इजराइल में गाजा में मौजूद अस्पतालों को निशाना बनाया गया और निहत्थे लोगों की जान ली गई। इसके साथ साथ ईरान ने इजराइल वासियों से आदेशों का पालन करने और सैन्य स्थलों के पास नहीं जाने की सलाह भी दी है। वहीं मैगन डेविड एडोम ने बताया कि 19 जून को इजराइल में हुए हमलों में 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसी बीच ट्रंप ने ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य हमले पर निर्णय लेने से पहले कूटनीति को 2 हफ्ते का समय दिया है। लेकिन आपको बता दें, दोनों ही देशों को शांत कराने के लिए तमाम देश आगे आए हैं। रशिया भी लगातार इनसे संपर्क में है, लेकिन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक दूसरे पर हमले दाग रहे हैं। और गुरुवार को जिस तरीके से ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, वो एक बड़ा हमला है जिससे इजराइल भड़का हुआ है और वो सिर्फ और सिर्फ इस हमले का बदला लेने की बात पर अड़ा हुआ है। बम खुशी फोड़कर ईरान ने इस्राइल को हल्कान कर दिया। ईरान ने आखिरकार जिसका डर था वही कर दिया। इस्राइल के लिए जिस हथियार को उसने सालों से बचाकर रखा, आखिरी में उसे जंग में उतारकर नेतन्याहू की सांसों की धड़कनों को बढ़ाकर रख दिया, जिसका नाम सुनकर भी इस्राएली अब भय में जा चुके हैं, जिसे ईरान में फारसी में बम खुशेई के नाम से जाना जाता है। इसे कहते हैं क्लस्टर म्यूनिशन, यानी गुच्छा बम। इस्राएल के लिए भय बने इस बम की पूरी विशेषता हम ग्राफिक से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिरकार इस्राएली सेना ने इस पर क्या कुछ कहा है और इस्राएल में इससे लेकर मातम क्यों पसरा है। दरअसल इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइली हमलों में क्लस्टर बम का प्रयोग किया है। इसका मतलब साफ है, अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं, बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इस्राएल में गूंजते धमाके, यह सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इस्राएल डिफेंस फोर्सेस ने कहा इन मिसाइलों में थे क्लस्टर बम, यानी बम खुशेई। इसका मतलब साफ है,
अब यह लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक की नहीं बल्कि व्यापक जनसंहार की दिशा में बढ़ रही है। ईरान की जमी से आसमान की ओर उड़ता धुआं और फिर इस्राएल में गूंजते धमाके ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं, इन मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फट जाते हैं और तबाही बिखेरते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिले छोटे छोटे बमों के टुकड़े ये साबित करते हैं कि ईरान ने इस हमले में अत्याधुनिक और बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। विशेषज्ञों का दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया है, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स पर हमले में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई नागरिक शामिल हैं। सैकड़ों घायल हैं, अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। मानवाधिकार संगठनों ने ईरान के इस कदम की निंदा की है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा क्लस्टर बमों का प्रयोग युद्ध अपराध के दायरे में आता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी चिंता जताई और कहा कि इस प्रकार के हथियार क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन ईरानी समर्थकों का कहना है कि यह चिंता तब कहां थी जब गाजा में नरसंहार हो रहा है, जब गाजा में हजारों फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया गया। अब सवाल है कि आखिर क्लस्टर बम होते क्या हैं जिनसे इस्राएल में मातम पसर चुका है। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार बम एक खुशी है क्या। क्लस्टर बम या क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा हथियार है जो एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर दर्जनों से सैकड़ों तक छोटे छोटे बम भरकर दुश्मन क्षेत्र में गिराया जाता है। यह बम हवा में फटकर अपने अंदर मौजूद सारे छोटे बमों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर देता है, जिससे एक बड़े इलाके में भारी तबाही होती है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कैसे काम करता है ये बम खुशी जिसने इस्राएल में इतनी बड़ी तबाही मचा दी है। तो आइए जानते हैं क्लस्टर बम को। बम या मिसाइल को दुश्मन के इलाके में छोड़ा जाता है, वह हवा में ही फट जाता है और अंदर छिपे छोटे छोटे बम यानी बॉम्बलेट्स बाहर निकल जाते हैं। ये छोटे बम जमीन पर गिरते ही अलग अलग जगहों पर विस्फोट करते हैं। कुछ बॉम्बलेट्स तुरंत नहीं फटते, ये अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस यानी UXO बन जाते हैं और बाद में भी नागरिकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब लगे हाथ आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर इसका अभी तक किन किन युद्धों में इस्तेमाल हुआ। वियतनाम युद्ध 1960 से 70 तक, लेबनान इसराइल युद्ध साल 2006, सीरिया सिविल वॉर, यूक्रेन रूस संघर्ष साल 2022-23 और अब ईरान इसराइल संघर्ष साल 2025। अब सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या कदम उठाएगा। इसको लेकर समझा जा रहा है अमेरिका ने अब तक चुप्पी साध रखी है। यूरोपीय संघ इस मुद्दे पर बैठक करने की तैयारी में है, लेकिन रूस और चीन की चुप्पी अलग ही कहानी बयां करती है। सैन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल जंग के नेचर को ही बदल देता है। यह लड़ाई अब केवल सीमित ऑपरेशनों की नहीं, यह एक ओपन वॉरफेयर मोड की तरफ बढ़ रही है। क्लस्टर बमों का यह हमला सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं बल्कि इसराइल के उस गुरूर के खिलाफ भी है जो अब तक आयरन डोम को लेकर समझा जाता रहा है। ईरानी समर्थकों का कहना है कि बम एक खुशी कहीं न कहीं ईरान के लिए एक तगड़ी बढ़त बना चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।